बूझो बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपल दीदी। समय। इस वीडियो में हम देखेंगे समय का अनुमान लगाना, घड़ी में समय को घंटों और मिनटों में देखना सिखाना, पूर्वाह्न और अपराह्न की अवधारणा को समझाना, घंटों को मिनटों में बदलने वाले साधारण सवाल हल करवाना और सप्ताह, महीना और साल की अवधारणा को कैलेंडर से समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। घड़ी में समय देखना तो हम सब बच्चों को सिखा ही देते हैं, किंतु समय का अनुमान लगाना सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटा कितना लंबा होता है और 1 मिनट की अवधि क्या होती है, इसका अंदाज़ा लगाना पहले सिखाना चाहिए। अच्छा चलिए हम घड़ी में सुनते हैं कि 1 मिनट कितना लंबा होता है। तो यह रही हमारी घड़ी। चलिए इस घड़ी को अब हम अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। संख्या 12 सबसे ऊपर होती है और बाकी संख्याएं उसके बाद गोलाई में दाईं तरफ से चलती हैं और वापस 12 तक पहुंच जाती हैं। इन 12 संख्याओं का अर्थ घड़ी के 12 घंटे होता है। अब आपने देखा होगा कि घड़ी में 2 सुइयां भी होती हैं, एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई। बड़ी सुई को मिनट की सुई कहते हैं और छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। घड़ी में घंटों की संख्या तो 12 होती है, पर मिनट कितने होते हैं? एक घड़ी में हर 2 संख्याओं के बीच में 5-5 मिनट होते हैं। हम इस घड़ी के बाहर लिखते चलते हैं कि घड़ी में कितने मिनट हैं। तो चलिए ऊपर जहां संख्या 12 है वहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 0। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1 पर पहुंचकर 5 मिनट हो गए। अब उसके बाद गिनना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 पर पहुंचकर 10 मिनट हो गए। फिर 2 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। 3 पर पहुंचकर हमारे पास 15 मिनट हो गए। ऐसे ही 4 पर पहुंचकर कितने मिनट हुए? 15 और 5, 20। हाँ, 20 मिनट हो गए। 5, 10, 15, 20। अरे ये तो हम 5 की गिनती कूद रहे हैं। तो बस हर घंटे की संख्या पर हम 5 की गिनती कूदते चलते हैं।
तो घड़ी के बाहर हम लिखते चलते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। बस 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 बस, हमारी घड़ी पूरी हो गई। तो देखा आपने कैसे घड़ी में मिनटों की संख्या 60 होती है। जब मिनट की सुई 60 चक्कर पूरे कर लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। यानी 1 बजे से 2 बजे तक यह मिनट की सुई भाग भाग के 60 चक्कर लगा लेती है। मिनट जल्दी जल्दी निकलते हैं और घंटे धीरे धीरे। जैसे कोई कहे कि छुट्टी की घंटी बजने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे बस 1 मिनट, कोई बात नहीं। और यदि कोई कहे कि अभी 1 घंटा बाकी है, तो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा ना। 1 घंटा बीतने में तो समय लगता है। अच्छा चलिए, अब हम घड़ी में समय देखना सीखते हैं। यह रही हमारी घड़ी। इसमें 12 संख्याएं हैं। हर 2 संख्याओं के बीच में छोटी रेखाएं होती हैं जो मिनट बताती हैं। मिनटों के लिए संख्याएं लिखी नहीं जाती। इन छोटी रेखाओं से हमें समझना होता है कि कितने मिनट हो गए। घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई जिस संख्या पर हो उतने घंटे होते हैं और बड़ी सुई जिस संख्या पर हो। 0 से 5 की गिनती कूदकर उस संख्या पर जितने मिनट बने उतने मिनट होते हैं। तो बताइए संख्या 3 पर कितने मिनट बने? हाँ, 15 मिनट बने। और 6 पर 30 मिनट बने। इसी प्रकार से 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट या 11 पर 55 मिनट। अब मान लीजिए कि घड़ी की छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 12 पर। तो घंटे हुए 4 और मिनट हुए 0। 12 पर 0 मिनट होते हैं ना, अर्थात घड़ी में 4 घंटे और 0 मिनट हुए हैं या 4 बज रहे हैं। इसी प्रकार से जब छोटी सुई 6 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर, तो घड़ी में 6 बज रहे होंगे। और 3 बज रहे होंगे तो घड़ी ऐसी दिखेगी। 10 बज रहे होंगे तो ऐसी। और 12 बज रहे होंगे तो जब पूरे 12 बजते हैं तो घड़ी की छोटी और बड़ी दोनों सुइयां 12 पर होती हैं। लेकिन अगर छोटी सुई 9 पर हो और बड़ी सुई 2 पर हो तो क्या समय होगा? समय होगा 9 घंटे 10 मिनट या 9 बजकर 10 मिनट। क्योंकि मिनट की सुई 2 पर है और 2 पर हमारे मिनट हो जाते हैं 10। 0 से गिनकर देखिए, 1 पर हुए 5 मिनट और 2 पर हुए 10 मिनट। याद है ना आपको? यदि मिनट वाली सुई 6 पर चली गई तो समय होगा 9 घंटे 30 मिनट या 9 बजकर 30 मिनट। इसे हम इस प्रकार से 9:30 भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया 7:20, यह हो गया 12:35, यह हो गया 5:45, यह हो गया 2:10। आप जब असली घड़ी में समय देखना शुरू करेंगे तो कई बार घंटे की सुई 2 संख्याओं के बीच में दिखाई देगी। तो ध्यान देना है कि जब तक सुई अगली संख्या पर पहुंच ना जाए तब तक पिछला घंटा ही माना जाएगा। जैसे इस घड़ी में घंटे की सुई बिल्कुल 9 के करीब पहुंच गई है, पर 9 पर अभी पहुंची नहीं है और मिनट की सुई अभी 10 पर है, तो हम समय को 8:50 कहेंगे। जब घंटे की सुई 9 को पार कर जाएगी तभी उसे 9 बजे कहा जाएगा। इस घड़ी में 6:55 बज रहे हैं और इस घड़ी में 7 बज रहे हैं। इस घड़ी में 10:50 बजा है और इस घड़ी में 11 बज रहे हैं। यह सब बातें बार बार अभ्यास करने से आ जाती हैं। समय बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। 15 मिनट को सवा बोलते हैं। जैसे 3:15 को 3:15 भी कह सकते हैं
और 9:15 को 9:15। इसी प्रकार से 30 मिनट को साढ़े बोलते हैं, जैसे 4:30 को 4:30 बोलेंगे या 6:30 को 6:30 बोलेंगे। और जब कोई समय होने में 15 मिनट बच जाएं तो उसे पौने कहा जाता है, जैसे 11:45 को 11:45 भी कहते हैं, 1:45 को 1:45 भी कहते हैं। 1:30 को प्राय 1:30 कहा जाता है और 2:30 को प्राय 2:30 कहा जाता है। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो बतानी ज़रूरी हैं, जैसे दिन के 12 बजे को हम दोपहर या मध्याह्न कहते हैं, रात्रि के 12 बजे को हम मध्य रात्रि कहते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को हम अपराह्न कहते हैं। उदाहरण के लिए आप स्कूल जाते हैं 8:30 पूर्वाह्न और आप रात्रि का भोजन करते होंगे 8:30 अपराह्न के समय। अच्छा, अब यह तो हमने देखा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे? 2 घंटे में 60 गुणा 2 मिनट होंगे, यानी 120 मिनट होंगे ना। इसी प्रकार से 3 घंटे में 60 गुणा 3 बराबर 180 मिनट होंगे। 4 घंटे में 60 गुणा 4 बराबर 240 मिनट होंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे 10 मिनट में कितने मिनट होंगे, तो उसे कैसे करेंगे? हम पहले 1 घंटे को मिनटों में बदलेंगे और फिर उसमें बाकी के मिनट जोड़ देंगे, तो हमें कुल मिनट मिल जाएंगे। ऐसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट जमा 10 मिनट बराबर 70 मिनट। और यदि आपसे पूछा जाए कि 90 मिनट कितने घंटे और कितने मिनट हुए, तो आप कैसे करेंगे? आप 90 में से 1 घंटा यानी 60 मिनट निकाल देंगे, तो कितने मिनट बाकी बचे? 90 - 60 बराबर 30 मिनट बचेंगे। तो 90 मिनट का अर्थ है या 90 मिनट में है 1 घंटा और 30 मिनट। इसी प्रकार से 130 मिनट का अर्थ हो गया 2 घंटे 10 मिनट। 130 को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 1 नहीं 2 घंटे हैं। आप जानते हैं ना कि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 130 - 120 बराबर 10 मिनट। तो 130 मिनट को 2 घंटे 10 मिनट भी कहा जा सकता है। यह सब तो ठीक है, किंतु समय किस प्रकार से दिन, सप्ताह, महीनों और सालों में मापा जाता है, यह भी समझना आवश्यक है ना। अब यह तो हमने देखा कि 1 घंटा कितना लंबा होता है, काफी लंबा होता है। उसके अंदर 60 मिनट जितना समय होता है। किंतु क्या आपने सोचा कि 1 दिन कितना लंबा होता है? 1 दिन में 24 घंटे पूरे आ जाते हैं, यानी आज सुबह से कल सुबह तक 1 दिन पूरा होता है। और ऐसे 7 दिन जब बीत जाते हैं तो 1 सप्ताह पूरा हो जाता है। और जब 4 सप्ताह हो जाते हैं तो करीब करीब 1 महीना पूरा हो जाता है। इसके लिए हमें कैलेंडर देखकर समझना होगा। कैलेंडर में से कोई 1 महीना ले लेते हैं। चलिए अप्रैल का महीना ले लेते हैं। देखिए कैलेंडर में ऊपर सप्ताह के 7 दिन लिखे हुए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। हर महीने में 7 गुणा 4 बराबर 28 दिन से कुछ दिन अधिक होते हैं, कभी 30 दिन तो कभी 31 दिन। बस फरवरी के महीने में पूरे 28 दिन होते हैं और वो भी हर 4 साल बाद 29 दिन हो जाते हैं।
ऐसे साल को हम अधिवर्ष कहते हैं। तो यदि आप पूरे साल का कैलेंडर देखें तो उसमें अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर को छोड़कर बाकी सब महीनों में 31 दिन होते हैं और जब 12 महीने हो जाते हैं तो उसे हम एक वर्ष या एक साल कहते हैं। इस प्रकार से समय का मापन किया जा सकता है। भिन्न। इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न की अवधारणा को तरह तरह से दर्शाना सिखाना। भिन्न को पहले चित्रों में और फिर संख्याओं में दर्शाना, अंश और हर को दर्शाना, समान हर वाले भिन्नों की तुलना करना, समतुल्य भिन्नों को पहचानना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। भिन्न की अवधारणा को बच्चों को मूर्त रूप में समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको कभी अपनी कोई मनपसंद चीज़ को अपने दोस्त के साथ आधा आधा बांटना पड़ा हो तो आप भिन्न को अपने जीवन में प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि भिन्न किसी वस्तु के छोटे हिस्से को दर्शाता है। जब हम भिन्न के बारे में सीखना आरंभ करते हैं तो हमें चित्र बनाकर समझने में आसानी होती है। तो चलिए हम सबसे पहले एक गोलाकार आकृति या वृत्त बनाते हैं। यह वृत्त अभी पूरा है, जैसे मान लीजिए एक पूरी रोटी। यदि हम इस वृत्त को या रोटी को 4 भागों में बांट दें तो हर छोटे भाग को हम उस पूरे वृत्त का भिन्न कहेंगे। अब क्योंकि यह गणित है, आर्ट नहीं है, तो हम केवल चित्रों से अपनी बात नहीं समझा सकते। हमें भिन्न को गणित की भाषा में दर्शाना सीखना पड़ेगा। भिन्न को दर्शाने के लिए हमें एक की जगह 2 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है। एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, और दोनों के बीच में एक रेखा। आपको पता है ना कि भिन्न को किसी इकाई के छोटे भाग दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो संख्या नीचे लिखी जाती है वो यह दर्शाती है कि उस इकाई को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसे हम हर कहते हैं। और जो ऊपर वाली संख्या है वह दर्शाती है कि उन सब भागों में से कितने भाग हमारे पास हैं या हम कितने भागों की बात कर रहे हैं। इसे हम अंश कहते हैं। तो चलिए हम इस भिन्न को संख्याओं में लिखते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वृत्त लेते हैं। इस वृत्त को हमने 4 भागों में विभाजित किया, तो रेखा के नीचे लिखी जाने वाली संख्या होगी 4। और क्योंकि अभी ये पूरे 4 भाग हमारे पास ही हैं तो हमारी रेखा के ऊपर वाली संख्या भी होगी 4। यानी हमारे पास 4 में से 4 भाग हैं, अर्थात अभी हमारे पास पूरा वृत्त है। लेकिन अगर कोई आए और हमसे 4 में से 1 भाग मांग कर ले जाए तो क्या होगा? क्योंकि यह वृत्त 4 भागों में बटा है तो भिन्न की नीचे वाली संख्या तो 4 ही होगी, और इन 4 भागों में से हमारे पास 3 ही भाग बचे हैं, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 3। अर्थात हमारे पास अब वृत्त का 3/4 भाग है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक आयत है और उस आयत को हम 8 भागों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि 8 भाग हैं इसलिए भिन्न की नीचे वाली संख्या होगी 8, और उन 8 भागों में से यदि 3 भाग दे दिए जाएं तो उसकी भिन्न बनेगी 3/8। ठीक है। एक बात भिन्न में बहुत ज़रूरी होती है कि भिन्न के सभी भाग बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं जैसे बंदर मामा ने रोटी को बिल्लियों के बीच आधा आधा बांटा था। आइए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे भिन्न किसी आकृति का छोटा भाग दर्शाते हैं। इस आयत में 3 भाग हैं।
3 में से 2 भाग रंगे हुए हैं, यानी 2/3 भाग रंगे हुए हैं। यह वृत्त 12 भागों में विभाजित है और इसके 7 भाग रंगे हुए हैं, यानी 7/12 भाग रंगे हुए हैं। और इस षटकोण के 6 भाग हैं, जिसमें से 5 भाग रंगे हुए हैं, यानी 5/6 भाग रंगे हुए हैं। तो आप समझ गए ना कि कैसे हम भिन्न द्वारा किसी आकृति के छोटे भागों को दर्शा सकते हैं। परंतु भिन्न को हम और चीजों के भाग दर्शाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के पालतू जानवर। मान लीजिए आपके घर में 8 पालतू जानवर हैं, जिनमें से 5 मुर्गियां, 2 बकरियां और 1 गाय है। तो हम कह सकते हैं कि आपके घर के जानवरों में 5/8 मुर्गियां हैं, 2/8 बकरियां और 1/8 गाय है। ओहो, ये घर है या तबेला? तो ठीक है, भिन्न को हम किसी चीज के छोटे छोटे हिस्से दर्शाने के लिए या इकाइयों के छोटे छोटे भाग दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। परंतु क्या हम भिन्न को उन चीजों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती? जैसे हमारा परीक्षा पत्र। मान लीजिए आपने गणित की परीक्षा ली है और परीक्षा के 10 प्रश्नों में से आपके 5 प्रश्न सही है, यानी आधे प्रश्न सही हैं और आधे गलत। मतलब आपके 5/10 अंक आए हैं। भिन्न के साथ और क्या क्या किया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले भिन्नों की हम आपस में तुलना करना सीखते हैं। तुलना करना मतलब यह देखना कि एक भिन्न दूसरे भिन्न से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। यह करने के लिए भी हम पहले चित्र बनाकर देखेंगे। उदाहरण के लिए बताओ, कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/8 या 5/8? चलिए हम चित्र बनाकर देखते हैं। हम 2 आयत के आकार के चित्र बनाते हैं और उन्हें 8 भागों में विभाजित करते हैं। 8 भाग हैं तो हर भाग पूरे आयत का 8वां हिस्सा होगा ना। अब हम पहले आयत के 3 भाग रंग देते हैं या 3/8 भाग रंग देते हैं, और दूसरे आयत के 5 भाग रंग देते हैं या 5/8 भाग रंग देते हैं। चित्र बना लेने से ये साफ साफ दिख जाता है कि 5/8 3/8 से अधिक है, क्योंकि उसका अधिक भाग रंगा हुआ है। अर्थात यदि 2 भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब एक और चीज देखते हैं। फिर से 2 एक जैसे आयत बनाते हैं और एक को 2 भागों में बांटते हैं और दूसरे को 4 भागों में। पहले आयत का 1 भाग रंगते हैं और दूसरे आयत के 2 भाग। पहले आयत की भिन्न हुई 1/2 और दूसरे आयत की भिन्न हुई 2/4। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखकर देखते हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अरे, ये तो दोनों ही बराबर निकले। 2 अलग अलग हर और अंश वाली भिन्न और दोनों का मान एक ही। ऐसा हो सकता है, और ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 3/6 और 1/2, 5/10 और 1/2, या 4/16 और 1/4। अच्छा, अब देखते हैं कि भिन्नों के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। हम भिन्नों को जोड़ और घटा भी सकते हैं। अभी तो हम केवल ऐसी भिन्नों को ही जोड़ना सीखेंगे जिनकी हर एक सी ही हो, जैसे 1/4 और 2/4। अब फिर से हम इन्हें समझने के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे। दोनों आयतों के चित्र में इन भिन्नों को देखकर ही हम बता देंगे कि इनका जोड़ क्या होगा। यह आयत भी 4 भागों में विभाजित है
तो उत्तर में 4 भाग ही होंगे। हम बस पहले आयत का 1/4 भाग लेंगे और दूसरे आयत का 2/4 भाग लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। ऐसे बस हो गया ना। 1/4 जमा 2/4 बराबर 3/4। एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम 5/8 और 3/8 से जोड़ करते हैं। हम कोई भी आकार ले सकते हैं। चलिए इस बार हम वृत्त लेते हैं। तो हमारे पास 5/8 यहाँ है और 3/8 वहाँ है। पिछली बार की तरह हम दोनों आकारों के रंगे हुए भाग जोड़ देंगे। तो हमने 5 लिया और उसे 3 से जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो 8 भाग भर गए। यानी 5/8 जमा 3/8 बराबर 8/8, यानी पूरा एक वृत्त। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/8 जमा 3/8 बराबर 8/8, या 3 जमा 5/8 बराबर 8/8। अभी हमने उदाहरणों में जिन भिन्नों को जोड़ा है उन सब की हर समान है, अर्थात दोनों भिन्नों में कुल किए गए हिस्सों की संख्या बराबर है। चलिए एक आयत का चित्र बनाकर देखते हैं। इस आयत के 4 भाग हैं, यानी इसकी भिन्न है 4/4। अब यदि हम इस भिन्न में से इसका एक भाग किसी को दे देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास इसके बाकी के 3 हिस्से बचेंगे। 4/4 माइनस 1/4 बराबर 3/4, या 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। इस कक्षा में हम केवल समान हर वाली भिन्नों के बारे में ही सीखेंगे और उनका खूब अभ्यास करेंगे। समय। गतिविधि आओ बने कैलेंडर। इस गतिविधि से बच्चे कैलेंडर को भली भांति समझ जाते हैं। 12 महीनों के नाम और किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये खेल खेल में उन्हें याद हो जाता है। टीचर्स, सबसे पहले आप 12 पन्ने लें और हर पन्ने पर एक एक महीने का नाम लिख लें। हर माह के नीचे उस माह में कितने दिन हैं यह भी लिख दें। अब इन पन्नों को एक डिब्बे में रख दें। इस गतिविधि को खेलने के लिए 12 बच्चों को सामने बुलाएं। ये बच्चे डिब्बे में से कोई भी एक पन्ना उठा लें और उसके बाद महीनों के नामों के क्रम में इस तरह खड़े हो जाएंगे। अब सब बच्चे मिलकर यह कविता बोलेंगे। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सबके दिन 31, रहा फरवरी अकेला खड़ा, हैं फरवरी के दिन 28, अधि वर्ष में एक दिन बड़ा। इसके बाद कविता की पहली 2 पंक्तियां बोलिए। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। ऐसा बोलने पर महीने में 30 दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे और एक तरफ खड़े हो जाएंगे। फिर कविता की अगली लाइन बोलें। बाकी सबके दिन 31। अब माह में 31 दिन वाले बच्चे आगे आ जाएंगे और एक तरफ खड़े हो जाएंगे। इसके बाद बोलें, रहा फरवरी अकेला खड़ा, तो फरवरी अकेला खड़ा रह जाएगा। फरवरी के पेज के पीछे लिखा होना चाहिए अधिवर्ष 29 दिन। टीचर्स, इस खेल को कविता के साथ 2-3 बार करवाएं। उसके बाद बिना महीनों का नाम लिए सिर्फ बोलें 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन, और जिन बच्चों के पास उतने दिन वाले महीने हैं वे आगे आ जाएंगे। ऐसा करवा लेने के बाद पूरी कक्षा से पूछें, जनवरी में कितने दिन
या अगस्त में कितने दिन या नवंबर में कितने दिन होते हैं, या पूछें कि जून से पहले क्या आता है। इस प्रकार से बच्चों को खेल ही खेल में साल के 12 महीनों के बारे में अच्छी तरह से सब जानकारी हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन।